कॉन्सेप्ट जो कि आपको दिक्कत देते हैं। यानी कि सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की, उसके बाद देखेंगे कि पिछले साल की बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। इस साल की तो अच्छी बात है, पिछले साल की बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है। हमेशा याद रखें, अगर क्वेश्चन है तो आंसर भी है, और कोई और कर सकता है तो आप भी जरूर कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज है दिन नंबर 13 और 13वें दिन आज अपन पढ़ने वाले हैं वो पार्ट जो कि आप छोड़ देते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई इसके अंदर कुछ आप लोगों के थ्योरेटिकल पार्ट भी आता है, कैश फ्लो, रेशियो, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, इसको छोड़कर भी कुछ ऐसा पार्ट है जो कि आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है, बट हम इतने सारे क्वेश्चंस की भीड़ में इन क्वेश्चंस को कहीं भूल जाते हैं। तो आज अपन उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले 2 सालों से एक बड़ा जो है बहुत ज्यादा पहचाना क्वेश्चन आप लोगों के आ जाता है, वो है आपका कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज से पहले वाले चैप्टर का, यानी कि सब हेड और हेड इन बैलेंस शीट। आपको दे दी जाएंगी 2-4 चीजें और पूछा जाएगा कि भाई ये बैलेंस शीट के कौन से हेड और कौन से सब हेड के अंदर आता है, तो भाई वो बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो आज अपन यही काम करते हैं, आज अपन उठाएंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट उठाने के बाद देखते हैं कि कौन सी चीज हेड में आती है, कौन सी चीज सब हेड में आती है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू बैलेंस शीट के एक प्रॉपर फॉर्मेट को लेकर। यानी कि मैं बैलेंस शीट जो आप लोगों की किताबों में है, खोल लो अपनी किताबें, देखो क्या है बैलेंस शीट के अंदर, और फिर अपन देखते हैं एक एक चीज के अंदर क्या आता है क्या नहीं आता। चलिए, तो भाई आई होप आप लोगों ने किताबें खोल ली होंगी। तो उन किताबों में देखो बैलेंस शीट जो है वो आपकी अभी नया फॉर्मेट चला है, सीधा वाला, सब तो पुराना हो गया बेचारा। तो उसके अंदर एक एक हेड को पकड़ते हैं और देखते हैं उस हेड के अंदर क्या क्या आता है। देखो सबसे पहली चीज है आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी, यानी कि आपका लायबिलिटी पार्ट, जिसमें शेयर कैपिटल और लायबिलिटी सारी आएंगी। इसकी सबसे पहली हेडिंग होती है आप लोगों की शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड का मतलब शेयर से रिलेटेड सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। पहला है शेयर कैपिटल, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो सब इस अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल आप लोगों को दिखाई जाएंगी। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस चीज को। अगर कोई शेयर फोरफीट कर दिए जाते हैं तो उसका अमाउंट आप माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, कॉल सिनेरियो है, नहीं आया वो हटा देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर शेयर से रिलेटेड आ गया कि भैया शेयर्स कहां आते हैं, ठीक, कंपनी ने शेयर इशू किए तो बैलेंस शीट के कौन से हेड और कौन से सब हेड के अंदर आएंगे। तो आप क्या बताओगे, भाई शेयर होल्डर फंड जो है वो आपका हेड हो गया, सब हेड है शेयर कैपिटल, इसके अंदर शेयर से रिलेटेड सारी चीजें आती है। दूसरी चीज है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है आप लोगों के जितने भी रिजर्व होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L हो गया, बाकी सारे रिजर्व जो है वो इसके अंदर ही आते हैं। साथ साथ प्रीमियम, कौन सा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, SPR का जो अमाउंट है वो भी आपका रिजर्व एंड सरप्लस में ही आता है। पूछ लिया जाए भाई SPR है ये कहां जाएगा, तो ये हेड इन द हेड शेयर होल्डर फंड सब हेड है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये पूछा जाता है। इसका थर्ड पार्ट है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये आपकी काम कर रही है तो इसको नहीं देखना, ये आता भी नहीं। नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कोई दिक्कत नहीं, ये भी नहीं आता। क्यों, क्योंकि हम जो है वो एंड में बात करते हैं जब सारा काम हो चुका होता है। तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब एप्लीकेशन का वो पैसा जो कि अलॉटमेंट में बाकी रह गया पर वो नहीं आएगा आप लोगों को। नेक्स्ट इसमें आता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जितनी भी है वो सब इसके अंदर आएंगी। इसके अंदर 4 हेड्स हैं, तो चारों हेड्स के अंदर क्या क्या आता है वो सुन लेना। सबसे पहला आता है लॉन्ग टर्म बोराइंग। लॉन्ग टर्म बोराइंग इंक्लूड्स डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स आ जाए तो आपको यहां लिख देना है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब एक होती है अकाउंटिंग इनकम, एक होती है टैक्सेबल इनकम। जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है तो आपकी डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाती है। इट इज टेम्पररी इन नेचर, तो इसलिए भाई ये नहीं आएगी। नेक्स्ट है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर क्या आता है, वो डिबेंचर्स को छोड़ के बाकी जो लंबे समय की आपकी लायबिलिटी हो जाएंगी वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, जैसे एक इसमें क्वेश्चन है, मैं देखता हूं इसमें क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को समझा देता हूं। कहां गया, इसका एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में 4 चीजें आप लोगों को बोली गई हैं, तो वो 4 चीजें अपन देख लेते हैं कि कहां कहां आने वाली हैं। देखो भाई, हाँ जी, जैसे कि ये तो सब, हाँ, जैसे एक बोला गया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, DRR कहां आता है, तो भाई DRR का जो क्वेश्चन है, DRR क्या है, एक रिजर्व है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। हेड शेयर होल्डर फंड एंड सब हेड हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद क्वेश्चन में है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व,
ये भी रिजर्व है, वही आएगा, ठीक है। और हाँ, एडवांस फ्रॉम कस्टमर लॉन्ग टर्म, अगर किसी कस्टमर ने लॉन्ग टर्म के लिए एडवांस दिया है तो वो क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गई, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगी। तो वो कहा आएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगी। और कुछ पॉइंट्स देख लें। सरप्लस यानी बैलेंस ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कहां आएगा, एज यूजुअल अभी बताया मैंने, रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा, ठीक है। और कुछ रह जाता है कि भाई डिबेंचर्स एज यूजुअल नॉन करंट लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से, ठीक है। और देखो बस अभी तो इतना ही पढ़ा है तुमने, हाँ जी। चलो और आगे की बात कर लेते हैं। उसके बाद आता है आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो ये होंगे तो ठीक नहीं हो तो दिक्कत की बात नहीं, वैसे ये नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब छोटे टाइम के लिए कोई बोरो करा है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने थोड़ी देर के लिए किसी से आपने बोरो किया है, 2 महीने 3 महीने के लिए, तो दैट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड में जितना भी पे करना है आपको, यानी बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स, तो बिल्स पेबल या क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई भी अगर चीज आती है तो आपकी इसके अंदर आएगी। अदर करंट लायबिलिटी, बाकी सारी करंट लायबिलिटी जो भी बच जाती है वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक दो चीजें, और चलो एक और रही है फिर वो देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, छोटे समय के जो प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स और ये सारी चीजें, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कहां आएगा भाई, बिल्स पेबल मैंने बताया कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जो है वो आप लोगों के आते हैं ट्रेड पेबल्स के अंदर, तो बिल्स पेबल इज ऑन क्रेडिटर्स या करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स के अंदर, ठीक है। और है एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, हाँ जी, कस्टमर से एडवांस मिला। देखो अपन ने जब देखा था कि कस्टमर से अगर लॉन्ग टर्म को एडवांस मिलता है तो वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आ जाएगा। अब अगर शॉर्ट टर्म के लिए एडवांस मिला है तो अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर्स, क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिबेंचर्स। अब ये बताओ सोचो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो रिडम्पशन का जो प्रीमियम होता है अपन ने पहले देखा था वो 2 साल 3 साल 5 साल लंबे समय के लिए होता है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है वो करंट लायबिलिटी में तो जाएगा नहीं, वो जाएगा कहां पे, आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। कहां चला जाएगा ये बताओ, 2 पॉइंट है इसके लिए, एक है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और दूसरा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। किसमें आएगा भाई, देखो कहां गया अपना, कहां गया ये रहा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा या अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आएगा, खुद सोच के देखो। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज नॉट अ प्रोविजन फॉर, इट इज अ लायबिलिटी फॉर अस, क्योंकि वो मेरे को देना है। प्रोविजन तो क्या होता है पीपीटी वगैरह, इट इज अ प्रोविजन, बट यहां पे तो वो अपनी लायबिलिटी है, तो ये कहां चला जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में चला जाएगा। और कुछ प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने बता ही दिया है। और कुछ रह जाता है कि भाई, हाँ, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में पेमेंट मिलना। तो देखो एडवांस में पेमेंट मिलना, तो अगर कस्टमर ने मुझे सामने से पेमेंट करी है तो वो भी एडवांस की तरह हो जाएगी। एडवांस में पेमेंट कुछ समय के लिए मिलती है तो पहले तो करंट लायबिलिटी कौन सी आ जाएगी, अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। और कुछ रह गया, नहीं जी और कुछ नहीं रह गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लायबिलिटी वाला पार्ट। तो भाई लायबिलिटी वाले पार्ट में मैंने कई सारी चीजें बता दी कौन सी कहां आने वाली है, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछ लिया तो आपको बताना है पहले हेड, फिर बताना उसका सब हेड। जैसे पूछ लिया भाई बिल्स पेबल कहां आता है, तो बिल्स पेबल सबसे पहले करंट लायबिलिटी, तो हेड क्या हो गया, उसका हेड हो गया करंट लायबिलिटी और उसका सब हेड यहाँ पे हो गया ट्रेड पेबल्स। तो बिल्स पेबल का हेड है करंट लायबिलिटी और सब हेड हो गया बिल्स पेबल, सब हेड हो गया ट्रेड पेबल, ठीक है। बात कर लेते हैं एसेट्स की। तो एसेट्स का सबसे पहला पार्ट नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स। इसमें देखो लॉन्ग टर्म में कितने होते हैं, फिक्स्ड एसेट मतलब जो फिक्स हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, ठीक है। फिक्स्ड एसेट जैसे टेंजिबल, इंटेंजिबल, टेंजिबल बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो आ जाए तो सीधा सा इसमें लिख देना है इंटेंजिबल, गुडविल वगैरह, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आएगा। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये भी आप लोगों के नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके हो गए। डेफर्ड टैक्स एसेट एज यूजुअल, जैसा मैंने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के लिए बताया था। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, आपने कहीं लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है किसी को, ठीक है। अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। चलो कर लेते कुछ देखते हैं क्या क्या पार्ट आते हैं इसमें। लूज टूल, नहीं लूज टूल तो उसमें आ जाएगा, कहाँ है, हाँ चलो बताओ व्हीकल्स, व्हीकल्स कहाँ आएंगे, व्हीकल्स, हाँ जी व्हीकल्स कहाँ आएंगे, व्हीकल्स सबसे पहले एसेट्स हैं, ठीक है। तो एसेट्स में आएंगे, फिक्स एसेट्स हैं, बिल्कुल हैं। कौन से हैं, टेंजिबल है या इंटेंजिबल है, व्हीकल देख सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबे समय के लिए आपने इन्वेस्ट किया है। तो सबसे पहली बात एसेट्स है, ठीक है। कौन से? करंट नहीं है, नाम ही लिखा हुआ इनका तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सीधा सीधा, ठीक है। और कुछ रह गया? लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह, वो सब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ जाएंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट में पहला है करंट इन्वेस्टमेंट, यानी शॉर्ट टर्म के लिए आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया 2-4 महीने के लिए, तो वो वाली चीज अगर कुछ भी आ जाए तो यहां लिख देना। इन्वेंट्री, स्टॉक इन ट्रेड वगैरह, ठीक है। तो अगर इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ आ जाएगा तो आपको यहां इसके अंदर लिख देना हेड करंट एसेट्स, सब हेड इन्वेंट्रीज। उसके बाद आता है ट्रेड रिसीवेबल। जैसे ट्रेड पेबल्स में होता है आप लोगों के क्या बिल रिसीवेबल और क्रेडिटर, बिल पेबल और क्रेडिटर, वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल में होता है बिल रिसीवेबल और डेटर। तो अगर डेटर या बिल रिसीवेबल में से कोई भी पूछ लिया जाए तो वो कहाँ आता है? ट्रेड पेबल में आता है। सब हेड क्या है? ट्रेड पेबल। हेड क्या है आपका? करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स, ठीक है। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यू ऑल नो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आ जाती है। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, छोटे समय के लिए अगर कोई लोन दिया है, कोई आपने एडवांस दिया है तो उसमें आ जाएगा। उसके बाद जो बचे कुछ जितने भी आपके नॉन अदर करंट एसेट्स आ जाते हैं, जितने भी एसेट्स रह जाते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। कुछ फॉर एग्जांपल्स अदर करंट एसेट्स, या चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कुछ एडवांस हो तो इसका, चलो वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो भाई ये आप लोगों का रह गया पूरा का पूरा बैलेंस शीट, जिसके अंदर ही मैंने सारे सब हेड और हेड को एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सी चीज कब कितनी कहां कैसे आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ याद रखनी है, ये 2 से 3 नंबर 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आ जाएगा। उस क्वेश्चन में आपको ऐसे ही कुछ चीजें दे रखी होंगी कि बताओ लूज टूल्स कहाँ आते हैं, ये बताओ कि ये चीजें कहाँ आती हैं, ये बताओ कि ये चीजें कहाँ आती हैं। तो इन चीजों का आप स्पेशली ध्यान रखें, और इन चीजों को ध्यान रखने के लिए आपको पता होनी चाहिए पूरी की पूरी बैलेंस शीट, ठीक है। तो भाई बैलेंस शीट और तो मैंने यहाँ पे समझा दिया आप लोगों को। स्टिल अगर बैलेंस शीट में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाके आराम से बैलेंस शीट की प्रॉपर वीडियो मैंने बना रखी है, जहां प्रॉपर्ली बैलेंस शीट को विद एग्जांपल, न्यूमेरिकल एंड फिलिंग इन शेयर कैपिटल वो भी समझा रखा है। तो आराम से उस चीज को गो थ्रू करो, ठीक है। एक लास्ट चीज आपको इस वीडियो में मैं बोलूंगा, ध्यान रखना उस चीज के बारे में, थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए। अब आ चुका है फरवरी, फरवरी इज अबाउट टू कम, ठीक है। और फरवरी में भाई कुछ करो ना करो ये चीज ध्यान रखना, मार्च के अंदर आपका है इंग्लिश का एग्जाम, ठीक है। एंड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको याद करने के लिए, उसके फॉर्मेट्स वगैरह के लिए आपको चाहिए 20 दिन एटलीस्ट, ठीक है। ये बात ध्यान में रख लो, ये बात समझ लो, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। अपने किसी सीनियर से भी जाके पूछ लेना कि इंग्लिश पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए। इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको पेपर से पहले 20 दिन चाहिए, ठीक है। आपने कितना भी पढ़ रखा हो इंग्लिश, कितना भी कर रखा हो इंग्लिश, बट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपर्ली, टू गेट इन द फ्लो, आप लोगों को पेपर से पहले वाले 20 दिन चाहिए ही चाहिए। क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट आप लोगों के सिर्फ इंग्लिश में काम नहीं आएगा, इंग्लिश से आप इंग्लिश भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं एंड इको भी कर सकते हैं। ये 3 सब्जेक्ट आपके इंग्लिश पढ़ने पे डिपेंड करेंगे। तो इस चीज का याद रखें कि अब आने वाले समय में आपको 15 से 20 दिन इंग्लिश की तैयारी करनी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मेन सब्जेक्ट के चक्कर में इंग्लिश को नहीं छोड़ सकते, ऑल्दो इंग्लिश में मेन सब्जेक्ट है, बस कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स इसको साइड सब्जेक्ट ही मानते हैं। तो भाई इंग्लिश एक मेन सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने के लिए यू नीड टाइम। आपने पहले कितना भी पढ़ा हो, आप सब खत्म हो चुका है, ठीक है ना। दिसंबर में इंग्लिश पढ़ी हो, जनवरी में पढ़ी हो, सब खत्म हो चुका है। टू गेट इनटू द फ्लो, टू गेट योर वोकैबुलरी गुड, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको करने के लिए आपको 20 दिन चाहिए, मिनिमम 20 दिन चाहिए एक इंग्लिश को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए और अपनी हैबिट को सुधारने के लिए, ठीक है। तो फरवरी का टाइम है, इंग्लिश पढ़िए सो दैट आप लोगों का वो फ्लो क्रिएट हो कि आप मार्च में आके इंग्लिश को कर सके। क्योंकि 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन में इंग्लिश नहीं होती है, बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। अगर मैं इको में 100 लिया और इंग्लिश में 70 लिया तो परसेंटेज ऑल्सो डाउन होगी, ठीक है ना। तो जब सारी परसेंटेज बराबर है तो जनवरी में पढ़ लिए होंगे तीनों सब्जेक्ट, फरवरी में आ जाओ, इंग्लिश के ऊपर नहीं भी पढ़े हैं तो जितना आपने पढ़ लिया उसको 2-4 दिन 6 दिन का रिवाइज टाइम, ठीक है, 5-10 तारीख तक आप रिवाइज कर लो जितना भी आपको सारे सब्जेक्ट्स करने हैं। उसके बाद आप इंग्लिश पे आ जाइए और बाकी सब्जेक्ट्स को साइड लाइन कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा उसको देख लीजिए अगर देखने की रिक्वायरमेंट है। वरना क्योंकि अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो जो छुट्टियां आपको बीच में मिलेंगी बोर्ड्स में, वहां आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश पहला सब्जेक्ट है, उसमें कोई छुट्टी नहीं है एंड यू आर डेफिनेटली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश। तो इसलिए उसको तैयार रखें। मेरा काम है यहाँ समझाने का, समझदार आप लोग हैं तो
थोड़ा सा समझिए, अच्छा रहेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना, आपसे कल से मिलेंगे। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा। डोंट फॉरगेट, अगला टॉपिक अपना आएगा कंपैरेटिव कॉमन साइज, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को कराने हैं, छोटा सा टॉपिक है, कल अपन वो करेंगे। फिर उठाएंगे रेशो और कैश फ्लो और देखते हैं क्या क्या रह जाता है। और लास्ट के 3 दिन आप लोगों को पता है 6, 7, 8 फरवरी को लेके आ रहा हूं आपके लिए 3 ऐसे पेपर जो शायद गेम चेंज कर रहे हैं। चलिए, आज के लिए इतना, आपसे कल फिर मिलेंगे। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।